हेलो। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस क्वेश्चन सीरीज़ पार्ट 3 के बारे में और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज वन ऑफ द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स टू मैनकाइंड। मीन्स ऐसे देखिए, ये सब थ्रेट है जिसमें मतलब कि ये सब एक बहुत बड़ा परेशानी है मानवता के लिए। तो इसमें से कौन सा परेशानी है जो कि मानवता के लिए मतलब कि उतना ज़्यादा भयंकर नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल है, ये एक मैनमेड नहीं है। तो देखिए, इंटरनेशनल टेररिज्म जहाँ तक बात है, तो ये देखिए, आतंकवाद तो मानव द्वारा फैलाया जाता है और ये मानव के खिलाफ ही होता है। क्लाइमेट चेंज बिल्कुल मानव द्वारा होता है। बिल्कुल क्लाइमेट चेंज क्यों होता है? आप अगर पेड़ों को काटिएगा, आप अपना बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाइएगा तो उसमें धुआं निकलेगा, तो क्लाइमेट चेंज ये मानव के द्वारा होगा। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब, ये मानवता के लिए एकदम खतरा है। जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बॉम्ब फूटा था, उसने घंटों भर में लाखों लोगों के जान ले ली थी। 1 घंटा में लाखों लोगों की जान ले ली थी। और आज के डेट में तो उससे 1000 टाइम्स पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब हो चुका है। लेकिन सुनामी जो है ये नेचुरल होता है और ये हमेशा से आता रहा है, और पिछली बार भी आया था इंडोनेशिया जापान में, और अभी भी भविष्य में भी आने की संभावना है। तो ये मानवता के लिए खतरा नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल डिजास्टर है जो कि आएगा ही, हमेशा से आता रहा है। तो इसका सही आंसर होगा सुनामी। फिर सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग ऑपाइंड दैट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस आर जस्ट लाइक द लर्किंग हुड ऑफ अ स्नेक विच मस्ट बी आइदर क्रिपल्ड और ब्रॉट इनटू फुल कंट्रोल। देखिए, इनमें से किसने कहा था कि जो इंटरनल सिक्योरिटी होता है, यानी आंतरिक जो सुरक्षा का चैलेंज होता है, वो उस तरह होता है जैसे कि एक सांप जो होता है उसका फन जो होता है, लर्किंग हुड जो उसका फन जो होता है। तो देखिए, आपका आंतरिक जो सुरक्षा का समस्या है वो सांप के फन की तरह होता है। उसे या तो क्रिपल्ड पूरी तरीक़ा से, या तो आप ख़त्म कर दीजिए उसे, आप पूरी तरीक़े से आप मसल दीजिए, या तो आप उसे पूरी तरीक़े से अपने कंट्रोल में ले लीजिए। ऐसा किसने कहा था? मतलब इंटरनल सिक्योरिटी पर इनका बहुत ज़्यादा जोर था। तो ऐसा जेल नेहरू नहीं, जेल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ऐसा मतलब सिक्योरिटी पर तो ऐसा उन्होंने कोई ज़्यादा विचार नहीं दिया था। महात्मा गांधी तो खैर हिंसा के पक्ष में कभी थे ही नहीं। वल्लभ भाई पटेल का योगदान यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया के लिए है। और आचार्य कौटिल्य ने अपना जो एक अर्थशास्त्र है उसमें इन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी पर ज़बरदस्त इन्होंने थ्योरी दिया और ज़बरदस्त इन्होंने उसे बताया है कि कैसे किसी भी स्टेट को इंटरनल सिक्योरिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन पे कि ये एक ऑथर है और ये बुक है। तो आपको मिलान करना है कि कौन सा बुक, कौन से ऑथर ने कौन सा बुक लिखा है। तो देखिए, इसमें है जनरल KV कृष्ण राव। इन्होंने प्रिपेयर और पेरिश लिखा है, मतलब कि इन्होंने बताया था प्रिपेयर और पेरिश इनका बुक था। फिर से कर्नल V लॉन्गर ने रेड कोट्स ऑलिव ग्रीन, ये B का C हो जाएगा। मेजर जनरल DK पालित, इन्होंने एसेंशियल्स ऑफ मिलिट्री नॉलेज लिखा था। और लेफ्टिनेंट कर्नल भावना सिंह ने ट्रेडिशन नेवर डाइज ऐसा बुक लिखा था। तो पहला का आंसर हो जाएगा 2, दूसरा का हो जाएगा तीसरा का हो जाएगा चौथा, और D का हो जाएगा फर्स्ट। जनरल KV कृष्ण राव का प्रिपेयर और पेरिस, B का कर्नल V लॉन्गर का रेड कोट्स टू ऑलिव ग्रीन, C मेजर जनरल DK पालित का एसेंशियल ऑफ मिलिट्री नॉलेज, और लेफ्टिनेंट कर्नल भावना सिंह का ट्रेडिशन नेवर डाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि इनमें से कौन सा आइलैंड है जो कि किस कंट्री को बिलोंग करता है। तो मैं आपको बता दूं कि अबू मूसा जो आइलैंड है वो UAE को बिलोंग करता है, ठीक है ना। अबू मूसा आइलैंड UAE को बिलोंग करता है। और सत अल अरब जो आइलैंड है वो ईरान को बिलोंग करता है। और फिर से मैं आपको बता दूं कि जो ये जो खुरिया अमूरिया जो ये आइलैंड है वो यमन को बिलोंग करता है। और कारू जो आइलैंड है ये सऊदी अरब को बिलोंग करता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अबू मूसा आइलैंड आता है, और ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बेनिफिट देता है ये UAE को। और फिर से ईरान के लिए भी ये सत अल अरब जो आइलैंड है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
फिर हम बात कर लेते हैं कि ये कुछ ऑपरेशंस हुई हैं, वो ऑपरेशंस आपको बताना है कि इसमें से ऑड ऑपरेशन कौन है, मीन्स सबसे अलग। तो मैं बता दूं कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इसकी शुरुआत हुई थी, आपको मैं बता दूं 1991 में। यानी यूएस ने जो इराक में इराकी सेना को कुवैत से हटाने के लिए जो यूएस मिलिट्री ने बमबारी किया था यूएस में इराक में, उसको डेजर्ट स्टॉर्म बोलते हैं। 1991 में प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर ने किया था। फिर से ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, जो ये भी 1990 में हुआ था। फिर से ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स, ये जो है ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स, वो देखिए यूएस और यूके की मिलिट्री ने इराक में बमबारी किया था, उसे ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स कहते हैं। और ये ऑपरेशन कैक्टस जो था, इसे इंडिया ने चलाया था मालदीव्स की सेना को, मालदीव्स की मतलब कि सरकार को बचाने के लिए, वहाँ पर आतंकवादियों का कब्जा से बचाने के लिए इंडियन आर्मी ने मालदीव्स में एक ऑपरेशन चलाया था। तो 1998 में, तो ऑड यही होगा क्योंकि ये तीनों ऑपरेशन जो है उसको कंडक्ट किया था यूएस आर्मी ने, लेकिन इसे कंडक्ट किया था इंडियन आर्मी ने। तो मुझे लगता है कि आपका आंसर मिल गया होगा, डी इसका आंसर है। फिर से हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि इनमें से कौन सा एक मॉन्यूमेंट है जो कि लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, यानी सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। तो वह है, उसका आंसर बहुत सिंपल है, बोरोबुदुर टेम्पल है। बोरोबुदुर टेम्पल इंडोनेशिया में है। और मैं बता दूं अंकोर वाट के बारे में, अंकोर वाट वैसे कंबोडिया में आता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, कि अबाउट 400 एकड़्स में फैला हुआ है। और ये आप कंबोडिया की अगर झंडा भी देखेंगे उस पर भी अंकोर वाट मंदिर का चिन्ह मिलेगा आपको। फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि थाईलैंड को बचाए रखा पूरे मतलब कॉलोनियल पीरियड, आप 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी, ये करीब 250 से 300 साल तक पूरी दुनिया की महाशक्ति जैसे फ्रांस था, यूएस था, स्पेन था, पुर्तगाल था, इसने ब्रिटिश था, इससे सब जितने भी थे, एशिया का कंट्री था, अफ्रीका का कंट्री था, साउथ अमेरिका का कंट्री था, सबको गुलाम बनाए रखा था। ऐसा क्या था कि थाईलैंड इस बीच आज़ाद रहा और उसका जो भी आस पड़ोस जैसे लाओस था, वियतनाम था, कंबोडिया था, इंडोनेशिया था, सब गुलाम था। ऐसा क्या था थाईलैंड में फीचर? तो देखिए थाईलैंड का एक तो सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन है ज्योग्राफिकल लोकेशन। बिल्कुल हर कंट्री का ज्योग्राफिकल लोकेशन उसको बेनिफिट देता है। फिर एबल ऑफ डिप्लोमेसी, यानी उस जो राजशाही चल रही थी थाईलैंड में, उसमें बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेसी थी। मतलब कि वो लोग इस जो कॉलोनियल पावर्स थे उनसे अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाकर रखा था। और पॉलिसी ऑफ मॉडर्नाइजेशन, देखिए ये तो आपको मानना पड़ेगा कि जो वेस्टर्न पावर्स थी, कॉलोनियल पावर्स थी, वो एक मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दे रही थी। कि जैसे हमारे कंट्री में ही आप देखेंगे तो उन्होंने एजुकेशन को बढ़ावा दिया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने बढ़ावा दिया, उन्होंने ट्रेन को, रेलवेज़ को बढ़ावा दिया। तो इस तरीके से वो मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दे। तो देखिए थाईलैंड की जो राजशाही थी, थाईलैंड की जो सरकार थी, वो इन तीनों चीज़ों का बेनिफिट उठा रही थी। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल द अबव फैक्टर्स। फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है, इनमें से किस कंट्री पर यूएस ने एक एजेंट ऑरेंज नाम का एक केमिकल, आप कह सकते हैं बॉम्ब था, केमिकल बॉम्ब बोल सकते हैं, या एक एजेंट ऑरेंज नाम का एक कह सकते हैं केमिकल होता है, ठीक है ना, जिसे यूएसए ने प्रयोग किया किस देश के खिलाफ? तो इसमें से आंसर है वियतनाम के खिलाफ। जब यूएस ने वियतनाम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था 1965 से 1975 के बीच, तो उसमें उन्होंने वियतनाम में भरपूर एजेंट ऑरेंज नाम का केमिकल का प्रयोग किया। ये केमिकल का मतलब ये फीचर है कि ये केमिकल से पूरी तरीक़े से जंगल को साफ़ किया जा सकता है। ये एरोप्लेन से छोड़ा जाता है ये केमिकल, उससे पूरे, क्योंकि वियतनाम जो था वहाँ पर पूरा एकदम वर्षावन था, पूरा एकदम जंगल था और वहाँ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे वहाँ के फाइटर। तो यूएस की जो सेना थी वो ऊपर से एरोप्लेन से गिरा दे रही थी केमिकल, और पूरे जंगल का जंगल ये लोग साफ़ करते जा रहा था, मतलब एकदम बर्बाद कर जा रहा था। और इसमें जो आम लोग रह रहे थे उनको भी इफ़ेक्ट कर रहा था। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही हैरान करने वाला डाटा है कि खुद वियतनाम की सरकार कहती है कि इससे उनके 4 मिलियन लोग इफेक्ट हुए। 4 मिलियन मीन्स 40 लाख लोगों की ज़िंदगी पर इसका प्रभाव पड़ा, और कई लोगों को तो कैंसर हो गया और बहुत सारे लोग उसी समय मर भी गए। तो ये, लेकिन इसके लिए यूएस पर कोई आरोप नहीं लगाता है, कोई इसका मतलब ट्रायल नहीं होता है, कोई मतलब जो भी
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो यूएस को कटघरे में इसके लिए नहीं डालता है, क्योंकि भाई जिसका लाठी उसका भैंस होता है। खैर मैं आपको बता दूं ये नेट जीआरएफ क्वेश्चन में ये आया था। फिर मैं आपको बताता हूं कि ये जो लीडर हैं ये अफ्रीकन लीडर हैं, तो इन्होंने कौन कौन सा बुक लिखा है तो ये आपको बताना है। तो देखिए मैं बताता हूँ कि ये अफ्रीकन लीडर से इन्होंने कौन कौन सा फेमस बुक लिखा था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है नेल्सन मंडेला। इनका नाम मुझे लगता है हर कोई जानता है। ये साउथ अफ्रीका के मतलब कि इनको महात्मा गांधी कहा जाता है साउथ अफ्रीका का, और इन्होंने 27 साल तक जेल में साउथ अफ्रीका मतलब कि वहाँ के अपार्थाइड पॉलिसी के खिलाफ लड़ाई लड़ा, भेदभाव के खिलाफ। और वहाँ का मतलब कि एक तरीक़े से कहते हैं पहली बार इंडिपेंडेंट चुना हुआ था, जहाँ पर काले लोग भी और गोरे लोग भी साथ मिलकर वोट दिए थे। उनमें ये पहली बार राष्ट्रपति बनते ने, और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे। तो इनका बुक था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फिर से इस सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है इसमें क्वामे क्रुमा। इन्होंने बुक लिखा था अफ्रीका मस्ट यूनाइट। तो देखिए डी का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 3, यानी ए का हो जाएगा सी। देखिए अब अली मजूजी जो है वो ये साहब जो हैं अली मजूजी, इन्होंने बुक लिखा द अफ्रीकन कंडीशन, और बसिल डेविडसन इन्होंने द ब्लैक मैन्स बर्डन, ऐसा बुक लिखा। तो ए का हो जाएगा सी, बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा सेकंड, और डी का हो जाएगा 4। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। फिर से इनमें से आपको बताना है कि कौन से सेक्रेटरी जनरल हैं जो कि अफ्रीका से आते थे, जो कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल है। यूएन के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है जो कि अफ्रीका से आते थे, और कौन फर्स्ट है, क्योंकि इनमें से अगर आप अच्छे से यूएन सेक्रेटरी जनरल के बारे में जाने तो कोफी अन्नान भी अफ्रीकन थे और बुटरस घाली भी अफ्रीकन थे। मीन्स आप इन लोगों को इलिमिनेट कर सकते हैं, ट्रिगवेली और यूथांट, क्योंकि यूथांट फर्स्ट एशियन थे जो कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल बनते, ये म्यांमार के थे, और ट्रिगवेली फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल थे, ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों को आप इलिमिनेट कर सकते हैं, ट्रिगवेली और यूथांट को। तो आपका मतलब दिमाग लड़ाना होता है बुटरस घाली और कोफी अन्नान में। तो मैं बता दूं कि कोफी अन्नान घाना से थे और बुटरस घाली ये इजिप्ट के थे, इजिप्ट के। लेकिन सब वहाँ के मतलब पहले अफ्रीकी जो सेक्रेटरी जनरल थे वो बुटरस घाली थे, जो कि मैंने बताया है कि वो इजिप्ट से बिलोंग रखते थे। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जॉइंट डिफेंस वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया। यानी कौन सा ऐसा, यहाँ ये चारों विपन है, ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा विपन है जिसको भारत और रशिया की सरकार ने मिलकर बनाया है। तो पहला है ऑप्शन ब्रह्मोस, दूसरा है बैकफायर, तीसरा अग्नि 5, चौथा है SS-20। सबके बारे में मैं इंपॉर्टेंट बता दूं तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बैकफायर एक रशियन बॉम्बर का है जो कि बॉम्बिंग करता है, अग्नि 5 इंडियन क्रूज मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जा सकते हैं, और SS-20 जो है ये रशियन क्रूज मिसाइल है। तो मैं बता दूं कि जो रशिया और भारत ने मिलकर जो हथियार बनाया उसका नाम है ब्रह्मोस। ये भारत और रूस की दो नदियों को मिलकर इसका नाम होता है। ब्रा से होता है ब्रह्मपुत्र का, ये मतलब प्रीफिक्स कर सकते हैं, और MOS मॉस्कोवा नदी से। ये दुनिया का सबसे तेज गति से चलने वाला ये क्रूज मिसाइल है, इसको सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी कहते हैं। फिर से अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि ऐसा कौन सा फीचर था जो कि कोल्ड वार के टाइम यूएस यानी अमेरिका और USSR मीन सोवियत संघ को एक तरीके से सुपर पावर का दर्जा दिया हुआ था। तो कौन सा था? पहला था ऑप्शन है न्यूक्लियर वेपन्स, दूसरा है कंटेनमेंट स्ट्रेटजी, तीसरा है ईस्ट वेस्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, और चौथा है कन्वेंशनल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। देखिए इसका मतलब होता है कन्वेंशनल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स मीन्स आपके पास बहुत बड़ा हथियार का उद्योग हो जिसमें आप एरोप्लेन बनाए, सबमरीन बनाए, मतलब भयंकर आप हथियार बनाए। तो आपके पास ऐसा कौन सा चीज़ था जिससे आप एकदम महाशक्ति के लेवल को आप छू दिए थे? तो वो था न्यूक्लियर वेपन्स। क्योंकि मैं यहाँ पर बता दूं कि कोल्ड वार के टाइम मैं बता दूं कि उस टाइम तो केवल USSR के पास 50,000 से अधिक न्यूक्लियर वेपन था, और US के पास भी इतना ही था। 50,000 न्यूक्लियर वेपन लेकर ये दोनों देश बैठे थे। समझिए कितना तबाही हो जाता अगर ये दोनों अगर अपना अपना न्यूक्लियर वेपन का उपयोग करते तब।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि कौन से सोवियत लीडर थे। सोवियत लीडर यानी संयुक्त जो कि सोवियत संघ के जो नेता थे, उन्होंने किस देश पर कब आक्रमण किया, मतलब किस देश पर उन्होंने कौन कौन से नेता ने आक्रमण किया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अफ़गानिस्तान, जो अफ़गानिस्तान अभी अमेरिका अभी अफ़गानिस्तान में है, और निकलने की बात हो रही थी तो अफ़गानिस्तान में अमेरिका से पहले वहाँ पर सोवियत संघ था, मीन्स यूएसएसआर था। तो देखिए अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ को ले जाने वाले नेता थे यूरी आंड्रोपोव। और देखिए जॉर्जिया से लड़ाई हुई, जॉर्जिया पर अटैक किया रशिया, कब, तो 2008 में व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में। हंगरी पर अटैक किन्होंने करवाया, 1956 में निकिता क्रुश्चेव ने। और चेकोस्लोवाकिया पर अटैक कौन करवाया, तो लियोनिद ब्रेजनेव ने। ये क्योंकि ये सोवियत पॉलिसी को ये मान नहीं रहे थे, तो बस इन पर अटैक कर दिया गया। फिर से अब हम बात करते हैं कि मतलब फिर से अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि इनमें से जो देश है, इनमें कौन कौन से इवेंट हुआ था, कौन कौन से मतलब कि इवेंट हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि जापान में अभी हाल फिलहाल में अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि जापान में 2011 में फुकुशिमा न्यूक्लियर डिसास्टर हुआ था, तो ये जापान में हुआ था। फिर इंडोनेशिया में 2004 में भयंकर सुनामी आया था, जिसमें से बहुत सारे लोग मर थे, 10 लाख से अधिक लोग मर चुके थे। इंडिया में यूनियन कार्बाइड का डिसास्टर हुआ था, जिसका जो हेड था उसको भगा दिया गया था, और ये राजीव गांधी गवर्नमेंट के सरकार के समय हुआ था। तो यूनियन कार्बाइड ये भोपाल में होती है, जिसमें मतलब कि तुरंत ही 10,000 लोग मर गए। अब पूरे शहर में कितने लाखों लोग घायल हो गए और सालों अभी भी तड़प रहे हैं, तो इसका डाटा अलग है। और सोवियत यूनियन में डिसास्टर हुआ था 1986 में, डिसास्टर हुआ था चेरनोबिल। एक मैं बता दूं कि HBO पर एक वेब सीरीज़ भी आ सकता है, इसे आप देख सकते हैं। तो मैं फिर से बता दूं कि जापान में हुआ था फुकुशिमा न्यूक्लियर डिसास्टर, इंडोनेशिया में हुआ, इंडोनेशिया में सुनामी 2004 हुआ था, इंडिया में आपको यूनियन कार्बाइड डिसास्टर 1984 में हुआ था, और सोवियत यूनियन में चेरनोबिल डिसास्टर 1986 में हुआ था। सो थैंक्स, स्टे सेफ, आप घर में रहिए, मास्क पहन कर रहिए और सुरक्षित रहिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। सो थैंक्स।